अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस और मैं हूं आपके साथ मुनीज़ मोइन। नाजरीन, जिस तारीख का इंतजार किया जा रहा था, इलेक्शन कमीशन की जानिब से वो तारीख अनाउंस कर दी गई है और कहा यह जा रहा है कि जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात करवा दिए जाएंगे और ये भी कहा गया है कि हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को शाया की जाएगी और हतमी फहरिस्त के बाद 54 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस जो हैं वो करवा दिए जाएंगे। इसके अलावा इलेक्शंस की तैयारियां क्योंकि अब ज़ोरों शोर से जारी हो चुकी हैं, इसी सिलसिले में लंदन में बड़ी बैठक लगने जा रही है। मरीम नवाज़ पहुंच चुकी हैं और शहबाज शरीफ साहब भी वहां जा रहे हैं। तो क्या मामलात होंगे, किन उमूर पर बातचीत की जाएगी, इलेक्शन स्ट्रैटेजी डिज़ाइन होगी या फिर वापस आने की क्या क्या तैयारियाँ की जाएंगी, इन पर बात होगी। इसके अलावा सरकारी इदारों की जानिब से 500 अरब तक का नुकसान पहुंचाया गया है और ये बताया जा रहा है वज़ीर ख़ज़ाना शमशाद अख्तर की जानिब से। इसके अलावा जो मुनाफा बख्श कंपनियां हैं उनकी हौसला अफजाई भी की जाएगी। इन्हीं मामलात पर करने के बाद प्रोग्राम में मेरे साथ नवीद चौधरी साहब, पीजे मीर सर और जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं। तो सबसे पहले नवीद चौधरी साहब, आपको वेलकम बैक कहते हैं। बहुत शुक्रिया। नवीद चौधरी साहब, कहा यह जा रहा था इंतखाबात की कोई तारीख सामने नहीं आ रही और इलेक्शन कमीशन हदफ तनकीद था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने भी अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर दी है, तारीख अनाउंस कर दी है, क्या देख रहे हैं? देखें, बुनियादी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन बहुत वाज़ेह अंदाज में बता चुका था और इस हवाले से एक कानून भी पास हो चुका है कि आम इंतखाबात की तारीख देना उसी का इख्तियार है। फिर हमने देखा कि एक यहाँ तज़ब्ज़ुब की कैफियत पैदा हुई। पता लगा कि प्रेसिडेंट अलवी जो है वो कोई डेट अनाउंस करने वाले हैं। वो उन्होंने कर भी दी, लेकिन ज़ाहिर है जहाँ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ तो अलवी साहब के फैसले की भी क्या अहमियत थी। लेकिन इलेक्शन होने हैं, कम अज़ कम मुझे बतौर वोटर, बतौर पाकिस्तानी, बतौर तजज़ियाकार ये यकीन है कि ये इलेक्शन जो हैं जनवरी या फरवरी में होने थे। आज इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने बता दिया है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन कराए जाएंगे। अब वो डेट भी दे देगा धारा, जो एक इंतखाबी फरिश्तों का मामला है उस पर जो एतराज़ात हैं वो भी दूर किए जाएंगे। तो ये मामला अब इलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है। आपने देखा कि इस पर भी मुख्तलिफ सियासी जमातों का मिला जुला रिस्पॉन्स आया है। कुछ कह रहे थे जी 90 दिन में कराएँ, कुछ ने कहा नहीं जी वो अब चूँकि मुश्तरका मफादात कौंसिल मंजूरी दे चुकी है इसलिए हम आगे चलेंगे सेंसस के तहत। तो ये सारा मामला अब इलेक्शन की तरफ चल पड़ा है। अब सियासी जमातें इस पर वसी तरह इत्तफाक़ राय पैदा कर पाएंगी, मेरे ख्याल में कर पाएंगी। हफ्ते से 10 दिन के अंदर जो डेवलपमेंट्स सियासी जमातों की सतह पर होने वाली है, देखें हर शोबा मुतहर्रक है, हर इदारा मुतहर्रक है, अपने अपने हवाले से हर कोई जोर लगा रहा है। सबके अपनी अपनी तरजीहात हैं, सबके अपने अपने स्टेक्स हैं और पाकिस्तान में हमेशा से रहे हैं, आइंदा भी होंगे। ये बात हम सरफ नज़र नहीं कर सकते। लेकिन ये अब चीज़ बहुत अहम हो चुकी है कि पॉलिटिकल पार्टी की जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी ओरिएंटेशन अब इलेक्शन की जानिब हो जाएगी और जब इलेक्शन की जानिब हो जाएगी तो फिर हमें एक मंजिल नज़र आना शुरू हो जाएगी, हम उस जानिब बढ़ रहे हैं। तो मेरा तज़िया तो यही है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो डेट दी है ये संजीदा मामला है। ये ऐसा नहीं है कि ये सोचा जा रहा है कि शायद कोई रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट जाएगा और फिर वहाँ से कोई जजमेंट आएगी, 90 दिन की आएगी या पहले की या बाद की आएगी या क्या होगा। ये पूरे गौर व फिक्र के बाद, पूरी तैयारी करने के बाद, जिसमें अमन व अमान से लेकर ये इंतखाबी फरिश्तें, फिर उसके बाद हल्का बंदियाँ और उसके बाद सारा उसका जो कहना चाहिए पैराफिलिया पूरा का पूरा बनाना, उसका जायज़ा ले लिया गया है। जायज़ा लेने के बाद ये तारीख तय की गई है। ये संजीदा मामला है। ठीक है पीजे सर, आपने गुज़िश्ता रोज़ भी इस बारे में हतमी तौर पर कह दिया था कि कोई तारीख आने वाली है और वो तारीख आ गई है। जी बिल्कुल। मेरे भाई ने आइंस्टाइन कह रहे थे कि नहीं झूठ है, कुछ नहीं होगा। मैंने कहा देखो, एक आदमी, मैं कंवर दिलशाद की बात करता हूँ, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के, देखो वो एक क्रेडिबल आदमी है, उसको इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है, वो जानता है, सारी उम्र उसकी इलेक्शन कमीशन में रही है। सो ही अंडरस्टैंड्स एंड ही नोज़ द इनर वर्किंग। वो इंजन रूम में काम किया उन्होंने, तो ऑब्वियसली उनके कॉन्टैक्ट्स और जानने वाले, जब उन्होंने इंडिकेटर दिया उस इंडिकेटर को आपने सीरियसली नहीं लिया, आज आ गया, वही बात आ गई। तो जो मैंने कल बात की थी वो बात सामने आ गया आपके। अब बात आती है, अब उन्होंने 27 को कहा है कि 27 सितंबर तक ये जो आपकी ये जो प्रोसेस है, डिलिमिटेशन प्रोसेस, ये ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद फाइनल लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी विल बी पब्लिश्ड बाय नवंबर 30। अब उसके बाद क्या होता है कि आपके पास 55 दिन होते हैं, 54-55 डेज होते हैं, ये आपका मैक्सिमम होता है और 48 दिन के अंदर भी, मिनिमम 48 दिन, तो 48 दिन उसके अंदर भी हो सकते हैं। ये आप इसकी अनाउंसमेंट कर सकते हैं, ये जो ये जो इलेक्शन प्रोग्राम है, और या 55 डेज़ के अंदर।
अब क्वेश्चन आता है कि ये तो एक आपका एक टेक्निकल पॉइंट था। अब बात आती है जो चौधरी साहब ने बात की, अब ऑल ऑफ अ सडन सब अटेंशन हो जाएंगी जो पार्टीज़ हैं, अब ये एक्टिवेट अपने आप को करेंगी। कई एक्टिवेट करेंगे, शायद को जो तहरीक इंसाफ में चले गए वो क्या इनको वापस आएंगे, क्या उनको वू बैक करेंगे वोटर्स को, तो और इसी तरीके से PMLN के जो वोटर इधर उधर हो गए क्या उसको वू बैक करेंगे। अब ये जो वूइंग बैक है ये अब शुरू होगी। कई लोग फेंसिंग पे बैठे हुए हैं। अब जब इलेक्शन अनाउंस होते हैं और उसके बाद जब आप इस कैंपेन में जाते हैं, जिस तरह बिलावल बार बार उन्होंने कहा कि भाई आप हमें डेट दें, हम तो सिर्फ डेट मांग रहे हैं, क्योंकि डेट मांगेंगे उसी के हिसाब से वो अपनी कैंपेन भी शुरू कर देंगे। उन्होंने अपने प्लान करना है कि भाई सिंध में कब जाना है, पंजाब में कब जाना है, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान एंड यू नो ऑल ओवर। सो ये सारी पार्टीज़ पे ये लागू होता है कि इनका एक मैनिफेस्टो बन जाएगा कि हमने प्लान्स इस तरह करने। अब इसके बाद हमने देखना है कि ये जो डिसीजन लिया है ये क्या इलेक्शन कमीशन ने अंडर प्रेशर लिया, ये पहले क्यों नहीं लिया उन्होंने डिसीजन, क्या वजह है कि पहले कह रहे थे कि टाइम हमारे पास नहीं है, बड़ा शॉर्ट टाइम है ये, और फिर ऑल ऑफ अ सडन ओवरनाइट ये चेंज करके आपने इसको कर दिया। तो ये क्या डिलिबरेटली पहले ये कर रहे थे कि नहीं होंगे और अब कह रहे हैं कि होंगे। सो ये जो चीज़ है, आई थिंक दिस विल कम इनटू रिव्यू एट अ लेटर स्टेज कि इसके वर्किंग्स क्या है। बट इट इज़ अ गुड थिंग कि चले एक गाड़ी चलना शुरू हो गई है, और इस गाड़ी के साथ साथ हमारे जो डोनर्स हैं, हमारे जो बेनिफैक्टर्स हैं, उनमें भी एक ठहराव आएगा। ये जो अमेरिकन एम्बेसडर इनको जाके मिले हैं, ब्रिटिश हाई कमिश्नर मिली हैं, तो इनके अंदर भी एक ठहराव आ जाएगा कि नहीं भी पाकिस्तान इज़ गोइंग ऑन दैट पाथ, क्योंकि अब अनसर्टनिटी ख़त्म हो गई है, एक सर्टनिटी आ रही है, और इस सर्टनिटी के अंदर आई थिंक एवरीबॉडी शुड बी हैप्पी। सर वो जो कल हमने एक रिपोर्ट भी डिस्कस की थी, हाँ जी, तो लगता है कि फिर अगर ये अनाउंस हो गई तो उसके कोई पॉजिटिव असरात होंगे। लेकिन जावेद साहब, कल आपकी कोई और राय थी, आपको लग नहीं रहा था कि इलेक्शन की डेट आएगी, मगर आज तारीख आ गई है, क्या देख रहे हैं? देखिए, मुझे तो अभी भी नहीं लगता कि इलेक्शन टाइम पे होंगे, क्योंकि असल आइन ये कहता है कि इलेक्शन 90 डेज़ में होने चाहिए, नॉट लेटर देन 90 डेज़। वो तो वायलेट हो गया। और इस मामले को अब ऑलरेडी एक रिट तो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, तो रिट तो जाएगी, इलेक्शन का फैसला उधर से ही होगा। इतनी लंबी अभी डेट नहीं दी उन्होंने, अपनी तरफ से ये कहा है जनवरी के लास्ट वीक में हो सकते हैं। ये कोई कंफर्म बात नहीं है जिसको लेके हम खुश हो रहे हैं, स्पेकुलेशन है। बुनियादी तौर पे हमें देखना यह है कि इलेक्शन डिले क्यों हो रहे थे और क्यों हुए, और इलेक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या था इतने आगे करने का, और आपने दोनों सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन क्यों नहीं करवाए। वजह सिर्फ एक थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन PTI, देखने की चीज़ है क्या वो अवाम के अंदर अनपॉपुलर हो गए, क्या उनका वोट बैंक मुतासर हो गया। अगर वो हो गया तो इलेक्शन भी हो जाएंगे। सो अभी तक, आज की तारीख तक तो उनके ऑब्जेक्टिव अभी उनको अचीव नहीं हुए, इसलिए ये एक 4 महीने की एक लाल बत्ती हमें दिखा दी है कि इसके पीछे अब चलना शुरू हो जाओ। चलें, हम चल पड़ते हैं, क्योंकि इलेक्शन 4 महीने बाद कराएं या 6 महीने बाद, इलेक्शन तो एक दिन कराने, क्योंकि इलेक्शन कराए बगैर स्टेबिलिटी नहीं आ सकती, मईशत आपकी ट्रैक पे नहीं चढ़ सकती। चलें, आपने एक बत्ती दिखा के हमारी मईशत को थोड़ा सा सहारा दे दिया। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनको भी एक रोशनी दिखा दी, अच्छी बात है। अब सियासी जमातों को देखते हैं कि 2023 में क्या उसी तर्ज सियासत के साथ अपने एजेंडे को लेकर इलेक्शन की तरफ जाएंगे, या आज फिर वही पुराने रवायती किताबें उठा के लहरा देंगे कि ये हमारा एजेंडा होगा अगले इलेक्शन में। नहीं, कल जो हमने बात की थी कि 45% नौजवान है, वोटर है, नौजवान वोटर, और 65% नौजवान नस्ल है, तो कहने की बात यह है कि आपने इस दफ़ा स्पेसिफिक एजेंडाज बनाने पड़ेंगे कि तालीम में अगले 5 साल में आप क्या रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, सेहत में क्या रिफॉर्म्स लेकर आओगे, मईशत को कैसे ट्रैक पर लेकर की बात है। आप नहीं, मैं आगे की नहीं कर रहा। और इंतखाबात आज से ही आपको वो चीज अवाम में बतानी पड़ेगी। आज आप अभी आप देखो ना, अभी आप इलेक्शन की बात कर रहे हो कि हो जाएंगे, इधर नैब के इनके केसेस खुल गए हैं। मुझे ये बताओ,
सियासतदान वो हैं जिनको अब इलेक्शन से ज्यादा अपनी अपनी पड़ गई है स्पेकुलेशंस। जनाब, अदालतों में केस खुल गए, उनको बुला भी लिया अदालतों में। तो बुनियादी तौर पे ये जो जितनी अब कंफ्यूजन मचना शुरू हुई है, इससे ये लगता है कि इतनी जल्दी अभी इलेक्शन नहीं होने। अच्छा, पीजे सर कुछ ये ऐड जब करना तक चाह रहे हैं? मामलात ये सारे सेटल नहीं होते। जावेद साहब इनपुट ले लें पीजे सर देखिए, का। ये जो आपने बातें की हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके अंदर जब आपने कहा ना कि ये करेंगे, ये नहीं होगा सर। उससे पहले मैंने आपको एक और कल बात कही थी और मैं वो कंफर्म कर रहा हूं फिर। उससे पहले तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जब मिसाके मईशत पर नहीं आएंगे उस वक्त तक इलेक्शन नहीं होंगे। ये मेरी बात आप लिख लें। जावेद साहब, क्योंकि पाकिस्तान अब सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी या एक पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे के तहत आगे नहीं चल सकता। मईशत पर सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। आप लियाकत बाग की अच्छी स्पीच कर रहे हैं। नहीं, लियाकत बाग की स्पीच नहीं, हकीकत है। क्या मुल्क चल रहा है? क्या मुल्क चल रही है? क्या इंडस्ट्री चल रही है? अगर आप बात करने देंगे किसी को, बाग कहां से आप शोर करते हैं, शोर नहीं है, बात क्या करें? सर डी ग्राउंड की है, डी ग्राउंड डी ग्राउंड है, चलो डी ग्राउंड पे आ जाए, उधर भी मिसाके मईशत ही होगा। सर आप बात करने दिया करें, आप बहुत शोर करते हैं, प्लीज टॉक। मैं अपने टाइम पे कर रहा हूं, आपके टाइम पे आप कर लेते हैं। किसी का पूरा हो चुका है, आपका टाइम पूरा है। देखें, क्वेश्चन इज कि आप बात कर रहे हैं कि जी ये करेंगे। देखें, मोडस ऑपरेंडी वही होगा। अब बिकॉज 16 मंथ्स के अंदर कुछ नहीं हुआ, ये ब्लेम गेम 16 मंथ पे नहीं जाएगी, ये ब्लेम गेम फिर पीटीआई पे जाएगी। उस पे क्यों जाएगी? 16 महीने में जिन्होंने परफॉर्मेंस दी है, ब्लेम गेम उन्हीं पर जाएगी। इसलिए आपके मोहतरम लीडर बादशाह सलामत ने अपना जो इलेक्शन का एजेंडा है वो परफॉर्मेंस की बजाय एक ब्रेक का कहा जा रहा है। जावेद साहब, इससे आपको नहीं पता चला कि परफॉर्मेंस पे जावेद साहब तो रुकेंगे नहीं, लेकिन ये मसला हम 16 माह की हुकूमत के ऊपर नहीं डाल सकते, ना ही इसको केयर टेकर सेटअप के ऊपर डाल सकते हैं। इट इज अ लॉन्ग टर्म जिसके तहत ये हुआ है। और अब ये है कि अगर इंतखाबात की डेट अनाउंस हो ही गई है तो ये खुशाइन बात है। और अब जो पार्टीज हैं वो अपना लाहे अमल तैयार कर रही हैं और इसी सिलसिले में लंदन में जो बैठक होने जा रही है उस पर करते हैं बात। इलेक्शन की डेट का मामला था, तारीख तो सामने आ गई, पार्टियों ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं, लाहे अमल तैयार किया जा रहा है। पहले बिलावल भुट्टो साहब के कंसर्न्स थे कि डेट क्यों नहीं अनाउंस की जा रही, बारहा इसका मुतालबा किया गया और अब जब डेट अनाउंस हो गई है तो बड़ी बैठक लंदन में लगने लगी है। मरियम नवाज साहिबा वहाँ पहुँच चुकी हैं, शहबाज शरीफ साहब भी पहुँचने वाले होंगे और उसके बाद किन किन उमूर पर बातचीत हो रही है। पीजे सर, आपको क्या लगता है, क्या ज़राए से ये भी पता चला है कि कोई अहम मामला है, कोई बहुत ही ज़रूरी कंसर्न है जिसको वहाँ डिस्कस किया जा रहा है, कोई पैगाम लेके जाया जा रहा है? अच्छा देखें, इसकी एक स्टोरी है। स्टोरी ये है कि खुर्शीद शाह ने भी कहा कि भाई ये जो गवर्नमेंट है ये एक्सटेंशन है PMLN की। उन्होंने नाम लिए केयरटेकर गवर्नमेंट की जो एक्सटेंशन है, उन्होंने तौकीर शाह का नाम लिया, फिर आज चीमा, देन फवाद अहमद फवाद, इन सारों के जो नाम लिए कि एक्सटेंशन है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, तो उन्होंने अपने एतराज़ात आके रखे। चले, अब ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अब आप देखें कि ऑल ऑफ अ सडन ये एक न्यूज़ आ जाती है कि जी आपके केसेस दोबारा खुल रहे। तो शहबाज अभी वापस आए थे, एक CEC की उनकी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और एक फाइनल डेट दी गई नवाज शरीफ को इन द लाइट कि भाई केसेस इस वक्त कोई नहीं है, सो ही विल बी कमिंग बैक। आज अभी शाम को दोपहर को रिजवाना साहब और मैं एक शो के अंदर थे, वहाँ भी उन्होंने कहा है वो आ रहे हैं, रिगार्डलेस ऑफ केस खोले ना खोले वो आ रहे हैं। चले, आई हैव टू टेक हिज वर्ड, इज ए सीनियर मेंबर। तो लेकिन जो इमीडिएटली ये जो गए हैं वापस, तो क्या किसी ने एश्योरेंस दी थी शहबाज शरीफ को या किसी ने इंडिकेटर दिया था कि हाँ आ जाएं एंड एवरीथिंग विल बी ओके? लेकिन वो चीज़ अब मैं समझूंगा कि अगर दी थी तो उस पर एक यू टर्न हो गया। अब यू टर्न ऑब्वियसली शहबाज विल नॉट स्पीक ऑन द फ़ोन बिकॉज ऑब्वियसली ये फ़ेस टू फेस की बात है, मरियम भी फ़ेस टू फेस की बात है, दोनों गए हैं और ये अब जाके बैठेंगे और मैं समझता हूँ कि अपने आप को रीस्ट्रैटेजाइज करेंगे, क्योंकि वर्कर्स को तो उन्होंने आप कह लो कि कह दिया था कि भाई हम आ रहे, वर्कर खुश हो गया। अब उसकी एक्टिवेशन भी चाहिए। एक्टिवेशन जो है मेरी नज़र के अंदर नवाज शरीफ इज़ द एक्टिवेटर। ये बाकी जो मर्जी शोर कर लें, नारे लगा लें, जलसे कर लें, वो कर लें, जो नवाज शरीफ की अपनी प्रेजेंस है फॉर PMLN, जिस तरह बिलावल की है या जरदारी की है फॉर देयर रिस्पेक्टिव पार्टीज़, तो इस लिहाज से नवाज शरीफ का आना यहाँ बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब ये केस जो आ गया है, अब इसके अंदर क्या होगा
क्योंकि अगर ये वाकई ये चीज़ हो जाती है, अगर अभी तो हमें पता नहीं है, शायद ये स्ट्राइक डाउन ही हो जाए, वी डोंट इवन नो, ये भी एक स्पेकुलेशन है। उन्होंने तो कहा ही है, नैब ने कहा ही है, अभी ये कोई ये नहीं है कि ऑल ऑफ अ सडन ये हो जाएगा। तो इन द मीन टाइम ये भी हो सकता है कि इसके अंदर शायद एक फर्दर कॉन्फ्रेंस और एक डील हो जाए कि हाँ हम आपको इतनी लचक देंगे, बट देन यू विल हैव टू डू दिस। कौन देंगे? तो करवाने वाले, तो जो देंगे तो वो आपको ये भी कहेंगे, ये वही जिनका मुझे से कल आप बार बार जी मैं वही पूछ रहा हूँ, आपको पता है ना कौन है? हाँ नहीं, वो इसलिए मैंने कहा आपको याद आ गया। नहीं मुझे याद नहीं आया, मुझे तो पता भी नहीं कौन है। तो बात यह है कि आप गोलमोल जलेबी हैं, मैं सीधी गाल करना। अच्छा, अब बात यह है कि इसके अंदर ये एक बड़ी डेवलपिंग स्टोरी है, क्योंकि जब शहबाज शरीफ पहुंच गए होंगे तो कल इनकी कल या परसों जो बात होती है, अगर तो वो बात करते हैं, कोई प्रेस स्टेटमेंट देते हैं, दैट रिमेन्स टू बी सीन। बट आई फील ऐसी वो स्टेटमेंट नहीं देंगे ना वो ना मरियम, ये आके अगेन ये बात करेंगे अपने सीईसी के साथ, और फिर उसके बाद इनका जो एक कंप्लीट एक जो कंसेंसस होगा, उसके बाद आई फील कि आपकी एक ये स्टोरी जो है ये डेवलप होगी। उससे पहले कोई नहीं है, क्योंकि प्री मैच्योर बड़े बड़े नारे आ गए, हर एक ने वो क्या है, ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी नहीं और दूसरे ख्वाजा आसिफ ने, सारों ने कहा हाँ जी आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, फलाना आ रहे हैं, राना सनाला नहीं है। अब 21 अक्टूबर is a date which has to be respected, but in the light of this decision, let's see कि अब आगे क्या होगा। नवीद चौधरी साहब लेफ्ट आउट महसूस कर रहे हैं लीगी रहनुमा, और 8, 10, 12 का कुछ फिगर सामने आ रहा है, और वो ये समझ रहे हैं कि उनको क्यों नहीं शामिल किया जा रहा नवाज शरीफ साहब की वापसी के प्लान में। खुद ही मरीम बीबी जा रही हैं, शहबाज साहब जा रहे हैं, वो क्या बात है, आपको क्या लगता है? असल में जो नेगोशिएशंस इनकी चल रही हैं मुख्तलिफ हलकों के साथ, उसको ज़ाहिर है शहबाज साहब लीड कर रहे होंगे ना। अब वो ख्वाजा आसिफ साहब हों या प्रोफेसर एहसन इकबाल हों, ख्वाजा साद रफ़ीक हों या शाहिद खान नवासी हों या कोई और लीडर हो, वो तो नहीं कर रहा होगा। अब जो इन लम्हात में जो चीज़ चल रही है, एक तो देखें ना इलेक्शन की तारीख आना अहम है, मैंने फिर अर्ज़ करता हूँ, मुकर्रर अर्ज़ है कि इसको आप कतई तौर पर गैर अहम ना लें। दूसरा ये है कि मैं तो चूँकि सफ़र में था, लेकिन और वहाँ मौका भी नहीं मिलता ख़बरें देखने या सुनने का हरम में, बहरहाल। लेकिन वो जो शहबाज शरीफ साहब ने यहाँ आने के बाद वापसी इख्तियार की है, वो सिग्निफिकेंट है, क्योंकि पहले वो एक चीज़ें सारी तय करके आए हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें बताया था कि 21 को नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। फिर इन्हीं 2-3 रोज़ के अंदर ये भी हुआ, या शायद कल हुआ, जिसमें एक प्रेस टॉक की मियाँ नवाज शरीफ ने, और उसमें उन्होंने कहा कि फ़लाँ साहिबान जो हैं फ़ौज और जुडिशरी के, उन्होंने मुझे इक़्तिदार से बेदखल किया गैर कानूनी तौर पर। ये हुआ तो था, गैर कानूनी था, वो तो हमें पता है, जनरल शरीफ के दौर से साजिश चल रही थी, और ज़हीरुल इस्लाम ने क्या कुछ नहीं किया वो तो हमें पता है। लेकिन जब आप उनका नाम ले देते हैं तो उसके बाद इदारे के अंदर से भी एक परेशानी की लहर उठती है, क्योंकि वो एक यहाँ एक बहुत ही खौफनाक वाक़या पड़ गया है कि आप दूसरे को तो फांसी लटका दें, यानी कि भुट्टो जैसा इंटरनेशनल लीडर, उसको फांसी लटका दें, और नवाज शरीफ को आप सज़ाए मौत भी सुनाएं, कभी उम्र कैद सुनाएं, उसके बाद जलावतन भी कर दें, बाकी जो है उनको भी पकड़ लें। जब अपने इदारे के लोगों की बात है तो वो जस्टिस जवेद इकबाल जैसा चीफ करैक्टर आदमी क्यों ना हो, चेयरमैन नैब, वो भी फिर रहा है, दंदराता फिर रहा है मुल्क के अंदर। तो ये जो पाकिस्तान के अंदर ये जो मामला दरपेश है, तो ज़ाहिर है हो सकता है, ये मेरा अंदाज़ा है कि इन दोनों इदारों की तरफ से भी कुछ ना कुछ ऐसा पैगाम आया हो कि हमारे चीफ को ना छेड़ो। मुशर्रफ हाउस अरेस्ट था, बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने, तो वो जो कोर कमांडर साहब थे वो मशरूबात लेकर पहुंच जाते थे उनके फार्म हाउस पर। ये तो तमाशा मुल्क के अंदर होते रहे। तो मेरे ख्याल में कोई ना कोई हीट भी आई है, ये मेरा अंदाज़ा है। बहुत सारी चीज़ों को भी मुझे खुद देखना है, ज़ाहिर मैं आज ही वापस आया हूँ सफ़र से, तो ये फिर वहाँ गए हैं और समझाने गए हैं। जाहिर है कि जब एक दफ़ा पैचअप हो जाता है तो उसमें कुछ शराइत आपको माननी पड़ती हैं। पहले भी तजर्बा आपने किया था, बड़ा अच्छा तजर्बा किया था, इफ्तिखार चौधरी साहब के कहने पर किया था कि जनरल मुशर्रफ का ट्रायल करना चाहिए था। मैं दिल से कदर करता हूँ जस्टिस सेठ वकार साहब की कि उन्होंने सजाए मौत भी सुनाई जनरल मुशर्रफ को और कहा कि लाश भी इनकी टांग दी जाए, ये गलत बात जो क्रामवेल के साथ हुआ था। ये गलत बात, तो ये तो करना पड़ेगा आपको, जब तक आप ये नहीं करेंगे मसले का हल नहीं निकलेगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वो धरना था तो एक्चुअली सी पैक के खिलाफ, लेकिन फिर उसमें ये मुशर्रफ वाला एलिमेंट भी आ गया और बहुत सारी चीज़ें आ गई, और उसके नतीजे में फिर वो मॉडल टाउन का वाक़या करा रहे हैं, कभी क्या करा रहे हैं, पार्लियामेंट उस पर हमले हो रहे हैं, पूरा मुल्क तमाशा बना दिया गया। तो कहने का मकसद ये है कि अगर इन्होंने आना है
तो ऐसे भी ये फातह बन के नहीं आ रहे, कोई ना कोई नेगोशिएशंस होगी, कोई शराइत माननी पड़ेंगी। वो इन्होंने तजर्बा करके देख लिया है, इदारे इतने कमज़ोर नहीं हुए। आप जिसको तुर्रम खान समझ रहे थे, मुस्लिम उम्मा का लीडर समझ रहे थे, अगर उन्होंने बुलेट प्रूफ कमरे से निकाला, पकड़ कर सीधा जेल के अंदर डाल दिया। इतनी सारी बात है। यही काम जनरल बाजवा भी कर सकता था अगर उसको तोसी की लालच ना होती। तुम्हारा मामला इस तरह से, वो भी बुलेट प्रूफ ही है। बाजवा नहीं, जो आपने कहा जेल में डाल दिया। जावेद साहब की राय ले लेते हैं। जावेद साहब, आपको क्या लगता है, डील में कहीं ना कहीं कुछ और चीज़ें ऐड होने जा रही हैं या फिर प्लान में कहीं ना कहीं कोई तब्दीली हो सकती है? नहीं, शहबाज शरीफ डेफिनेटली, चोई साहब ने हल्की सी बात की है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो शहबाज शरीफ की अचानक 12 घंटे बाद रवानगी है, तो उन्होंने जाके अपने भाई की मिन्नत ही करनी है ना, हाथ जोड़ के पाए ने तुहाडी मेहरबानी है, बड़ा औखा साडा 1 पेज बने। तो आपने आने वाले चीफ जस्टिस एजाजुल हसन को भी बीच में रगड़ दिया है, जनरल फैज़, जनरल बाजवा। तो पहले आपने जनरल मुशर्रफ वाले मामले में जो हमारे साथ हुआ है, तो अब बस कर दें। मेरे पे भी केसेस हैं, मेरे बच्चों पे भी केसेस हैं, और केसेस खुल भी गए हैं, और केसेस अदालतों में भी चले गए, और कॉल अप नोटिस भी आ गए। तो भाई तुहाडी मेहरबानी है, हाथ हौला करो। अब बुनियादी तौर पे नवाज शरीफ एक बयानिया बनाना चाहते हैं, क्योंकि जो शहबाज शरीफ की 16 महीने की परफॉर्मेंस है वो तो टोटल तबाही है। उससे तो स्वाय के मुस्लिम लीग नून को और तो अवाम की तरफ से कुछ नहीं ना सर, सियासी कुर्बानियां हमने दी, कुर्बानी नहीं दी उन्होंने, पाकिस्तान की और पाकिस्तान की मीशत की कुर्बानी दी है। अपने तो केसेस बचाए थे जो दोबारा गले फिट हो गए, तो इसलिए वो झूठा बयानिया भी सामने आ गया उनका। तो अब वो बयानिया बन नहीं सकता। तो मियां नवाज शरीफ को शायद दोबारा जोश चढ़ा होगा, क्योंकि उनका हमेशा से ये रहा है, कोई आज से नहीं है, पहले भी ये मतलब वहीद काकड़ से लेके आज तक जितने भी आर्मी चीफ आए सब के साथ इनका कोई ना कोई अख मटक्का चलता रहता है। इनको कोई 4-6 महीने बाद अचानक जोश उठता है कि मैं बादशाह सलामत हूँ, मैं सुप्रीम हूँ, तो फिर वो अदारों में आगे का चीफ जस्टिस हो चाहे आर्मी चीफ हो, तो वो सबको एक ही रगड़े में निकालना चाहते होते हैं। ये उनका एक वतीरा। अब भी उनको अचानक जोश आया कि चूंकि पीटीआई चेयरमैन तो माइनस हो गया, वो माइनस हो गया, आई एम दी ओनली ऑप्शन। तो अब वो जो ओनली ऑप्शन है ना, उसने मुझे लगता है मियां नवाज शरीफ को दोबारा एक जोश दिया। उस जोश में आके कल उन्होंने तकरीर कर दी, और उसी तकरीर के नतीजे में भाईजान को बुलाया गया, तो भाईजान फिर गए हैं जहाज पकड़ के मिन्नत अल्लाह करने। तो बुनियादी तौर पे देखने की चीज़ ये है कि अब भाईजान कौन सा वतीरा अख्तियार करते हैं, क्योंकि बयानिया और तो उनके पास है कोई नहीं है। अगर इसी बयानिया पे चलते हैं तो अवाम के हालात देख के जावेद लतीफ़ साहब की वीडियो भी आ गई है, आपने देख लिया, जिसमें उन्होंने कहा हम अवाम के साथ बड़े प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, हम नहीं चाहते कि अवाम सड़कों पर आए, नवाज शरीफ को एयरपोर्ट पे रिसीव करें, क्योंकि एम्बुलेंसेज ने भी गुजरना है, बच्चों ने स्कूल भी जाना है, तो फिर हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि रात के अंधेरे में हम एक जलसा करेंगे मीनारे पाकिस्तान, तो उधर आ जाए। बुनियादी तौर पे उनको भी पता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इस वक्त पाकिस्तान में एक्सेप्टेंस नहीं है, और ना अवाम उस बारे में, अब क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है, बिजली, गैस, पानी, आटा, कि अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती, चाहे मुस्लिम लीग नून होती या कोई भी होती, तो वो इस अवाम के समुंदर के आगे नहीं ठहर सकती थी। अब नवाज शरीफ ने आना भी है, इलेक्शन का भी सामना करना है, तो उस सूरत में उनके पास क्या रह जाता है, वही घीसा पिटा एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया। क्योंकि माजी में इमरान खान ने भी यही बयानिया अडॉप्ट किया था ना अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, लेकिन वो 4 हाथ आगे चले गए थे। इन्होंने भी माजी में आइन के तकद्दुस के लिए इन्होंने खलाई मखलूक का नारा लगाया, वोट को इज्जत दो का नारा लगाया, ठीक है, वो नारे भी घिस पिट गए। तो अब उन्होंने टारगेटेड नारे लगाए, नहीं, वो तो खत्म हो गया ना, वोट को तो इज्जत दिला के अल्हम्दुलिल्लाह लंदन पहुंच गए ना। जजों और जर्नैलों का एहतसाब, अब जजों और जर्नैलों की तरफ चले गए और बाकायदा नाम लिए। तो अब ये कोई इतना आसान नहीं है, क्योंकि इससे दोबारा देखने की चीज ये होगा बहैसियत जुडिशरी और बहैसियत आर्मी इस बयानिए को कैसे रिएक्ट करती है, और ये उसी का नतीजा आज। और मैं ये समझता हूं किसी भी सियासी जमात को इस हद तक अब आगे नहीं जाना चाहिए। ये मैं आज से 3 साल पहले जब ये वोट को इज्जत दो 5 साल पहले नारा लगा था, तब भी मैं ये बात करता था
कि पाकिस्तान के अदारों के सरबराहान के नाम नहीं आने चाहिए। आज हम किसी को इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देंगे तो इवेंचुअली आपने देखा पीटीआई चेयरमैन कहां तक आगे चले गए, मीर जाफर मीर सादक तक चले गए। तो ये जब तक चीजों को कंट्रोल नहीं किया जाएगा, तरीके से नहीं लेकर जाएगा, पाकिस्तान में ये झूठे सच्चे परफॉर्मेंस से हट के बयानिए बनते रहेंगे। और ये जो सियासी शोबदाबाज हैं जो पार्लियामेंट के नाम पे, अवाम के नाम पे, जमहूरियत के नाम पे, आइन के नाम पे बेवकूफ बनाते हैं, हमें बेवकूफ बनाते हैं। देखें, बात यह है कि ये जितनी भी आपने बात की, चौधरी साहब ने की, मैंने की, ब्लेम मैं डालूंगा, पॉलिटिकल ब्लेम एक आदमी के ऊपर, और वो आदमी है इमरान खान। मेरा दोस्त है, बचपन का दोस्त है। उसने जो पार्लियामेंट से जब वो बाहर आया है, दैट वाज द बिगेस्ट डिजास्टर ही कुड डू। गलतियां होती हैं, अच्छे काम भी किए ना, पॉलिटिकल गलती थी ना, लेकिन आईनी गलती किसने की? वो सर छोड़ें तो सही। आप आप पॉलिटिक्स पे जा रहे हैं, पर्सनलाइज पे। नो पर्सनलाइज सर, आईन मुकद्दम है या सियासी गलती मुकद्दम है? यार बात सुने, जब आप पॉलिटिकल गलती करते हैं ना तो कॉन्स्टिट्यूशन उसके अंदर ही आता है। कैसे आ सकता है? आइन में तो लेके चले, आइन तो रहेगा। देखो बस सुने यार, बात सुने सर, पीछे आइन रहेगा सुप्रीम, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान हो, मुस्लिम लीग हो, नून हो, किसी की कोई हैसियत नहीं। मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं क्या बात कर रहा हूँ? नहीं, वो सियासी जमात की सियासी गलती की बात कर रहे हैं। बात सुने, आप जब निकले हैं असेंबली से बाहर, मैं तो बात कर रहा हूं उसकी जिसको आपने इसको हर पार्टी को वोट दिया है। जब एक रिप्रेजेंटेटिव बाहर हो जाता है तो दूसरा आता है, वो अच्छा करे बुरा करे तो उसको तो चेक करने वाला कोई नहीं। आइन तो कहता था फिर आप उन सीटों पे इलेक्शन कराए, क्यों नहीं कराए? उस पार्टी हुकूमत ने क्यों नहीं कराया इलेक्शन उस वक्त? नहीं हुए ना, तो क्यों नहीं हुए? तो फिर आपने एक मौका दे दिया उनको। क्यों दे दिया? आइन कहता है इलेक्शन कराएं, क्यों नहीं करवाए इलेक्शन? बात सुने, क्या हर चीज यहाँ क्या विशफुल थिंकिंग होती है? नहीं होती है। आइन किस लिए बना? फिर ख्वाहिशात का मुल्क चलाएं, छोड़े आइन को। कल तो आपने यही कहा ना, कौन सा तो फिर ख्वाहिश ना छोड़े आइन को। तो आपने तभी तो मुल्क का हशर किया हुआ है, जब आपने आइन से आपको किस एक सेकंड आपको किस आइन ने कहा था कि आप रिजाइन कर दे असेंबली से? आइन जो मर्जी कर सकता है, कर दिया ना, आइन में कर दिया, लेकिन आइन कहता है उस सीट पे आप इलेक्शन कराओ, फिर भुगतो, फिर डोंट कंप्लेन आफ्टरवर्ड्स। सर मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, you gave the field to the other party took advantage of it, and that's it. एडवांटेज आइन किस लिए? सर क्या मैं ब्रेक ले लूं जावेद साहब? अभी मामला ये है कि लंदन में होने वाली जो बैठक है उसका एजेंडा हमारे पास कल तक सामने आ जाएगा। सरकारी इदारे मुल्की मईशत को 500 अरब का नुकसान पहुंचा रहे हैं और फवाद साहब ये कह रहे हैं कि इदारों की निजकारी से मुतल्लिक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और एक स्टेटमेंट MD IMF की तरफ से भी सामने आई है, वो कह रहे हैं कमज़ोरों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और अमीरों से टैक्स लिया जाए। जावेद साहब क्या कहते हैं आप इस पर? देखो मुनीज़, 2008 से लेकर आज 2023 तक जितनी हुकूमतें आईं, जितने इंटरम सेटअप आए, सब की यही स्टेटमेंट थी जो डॉक्टर शमशाद अख्तर ने दी, लेकिन एक्चुअल में किसी ने अमल नहीं किया। ये जितने आपके सरकारी अदारे हैं जिनमें PIA है, रेलवे है और OJDC है, स्टील मिल है, ये तमाम अदारे प्रॉफिट में थे 2008 तक। 2008 के बाद पता नहीं ये जो हम जमहूरियत की चैम्पियनशिप की ट्रॉफी उठा के फिर रहे हैं, इसने क्या किया इन अदारों को कि ये सारे नुकसान में चले गए। सिर्फ मैं एक PIA की मिसाल दूंगा, 59 बिलियन लोन था PIA का 2008 में और आज 700 बिलियन के करीब पहुंचा हुआ है। अब मुझे बताओ इसमें किस मिलिट्री डिक्टेटर का कसूर है? किसका कसूर है? हम जो इल्ज़ाम देते हैं कि जी जमहूरियत रवैया चलती रहती तो ये हो जाता या फलां होता या टमकान होता, अब बुनियादी तौर पे ये इदारे इस नहज पे पहुंच गए कि अब इनकी निजकारी के बगैर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। या आप इनका 10-20 साल का मॉडल बनाकर इन अदारों को इंडिपेंडेंट कर दें, जिस तरह डॉक्टर शमशाद कह रही हैं, इनको बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के ज़रिए चलाया जाएगा और उन बोर्ड्स को इंडिपेंडेंट कर दिया जाएगा। हमारे पास बेतहाशा पंजाब में मिसाल है, पंजाब इंडस्ट्रियल बोर्ड को आपने बोर्ड बनाया, उनको LDA और इनसे अलहदा किया, प्रॉफिट में चल रहे हैं, बेहतरीन परफॉर्मेंस है, वन विंडो ऑपरेशन है, बेहतरीन काम हो रहा है। प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, फवाद साहब कह रहे हैं, उसके बारे में क्या कह रहे हैं? मैं उस प्रोपेगेंडे के खिलाफ हूं। इन अदारों को अगर आपने निजकारी में ले जाना है तो अगेन मैं वही बात करूंगा कि इसको भी मिसाके मईशत के प्लेटफॉर्म में ले जाएं।
उसी एजेंडे में ले जाएं, ताकि तमाम स्टेक होल्डर पाकिस्तान के वो एक पेज पर आ जाएं और उसके मुताबिक अमल हो। जब भी इलेक्शन हो, आने वाली हुकूमत कोई ऑब्जेक्ट ना कर सके और इतने ट्रांसपेरेंट होकर आप इनको किसी थर्ड पार्टी को दें कि किसी को कोई ऑब्जेक्शन होना ही नहीं चाहिए बुनियादी तौर पे, क्योंकि अब ये अदारे इस हद तक चले गए। मतलब पाकिस्तान रेलवे को देख लें कि इवन के रेलवे ट्रैक्स तक बेच दिए गए, जो इनके पुराने 1947 से पहले के रेलवे स्टेशन बने हुए थे। भावनगर में 6 रेलवे स्टेशन, भावनगर, चिश्तियाँ, हासलपुर, बावलपुर तक, पूरे का पूरा सरपीजे ट्रैक तक उखाड़ दिया गया, ट्रैक तक उखाड़ दिया गया। और ये सब 2010 के बाद हुआ और स्टेशन के स्टेशन खत्म कर दिए गए। तो हमने अपने अदारों के साथ खुद तबाही की है, खुद इनको बर्बाद किया है। तो अब इस जितना बर्बाद कर दिया है, इसको अगर आपने ट्रैक पे लाना है तो इसका 10-20 साल का, जो मैंने पहले बात की, प्लान बनाना पड़ेगा, इसकी फंडिंग करनी पड़ेगी, इसके नुकसानात को बर्दाश्त करना पड़ेगा, जो आपकी इकॉनमी इतनी मुतहम्मल नहीं हो सकती। तो आपके पास फिर एक ही ऑप्शन बचता है कि इनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए। और हमेशा सियासी जमातें डरती हैं 2 वजूहात की वजह से, कि जो उधर के एम्प्लॉयज हैं उनका फ्यूचर क्या होगा, जो मुलाजमीन हैं, और दूसरा अपोजिशन के इल्ज़ाम तराशियों की वजह से। इससे बचना है तो आपको तमाम स्टेक होल्डर को एक पेज पर लाकर इनको प्राइवेटाइज करें, जान छोड़ें। ये हुकूमत का काम ही नहीं है। हुकूमत अपनी गवर्नेंस पे तवज्जो दे, मईशत पे तवज्जो दे और बाकी मामलात देखे कि अवाम की सेहत के मामलात हैं, एजुकेशन के मामलात हैं, रेवेन्यू के मामलात हैं, टैक्सेशन का मामला है, इनको बेहतर करें, इनको इम्प्रूव करें, इनको ख़त्म करें। ये 500 अरब आपके बचेंगे, यही आप डेवलपमेंट में डालें, आपके डेवलपमेंट के मामलात और ज़्यादा बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। तो जितनी जल्दी जान छूट सकती है इनसे छुड़ाएं। अच्छा, कुछ कंपनीज हैं जो मुनाफे में भी रही हैं, उनकी फहरिस्त भी जारी की गई है, उनकी भी हौसला अफजाई की गई है, जिनमें NTDC है, नेशनल पावर पार्क्स है, नेशनल बैंक है, OGDLC है। नवीद चौधरी साहब, कंपनीज तो ऐसी भी मौजूद है ना जो कारकर्दगी दिखा रही हैं। साहब, वो डिस्कोस का भी जिक्र कर लीजिएगा, ये जो पावर कंपनी है। असल में बात यह है कि बाज़ औक़ात इनफरादी तौर पर ऐसे सरबराहान इदारों के आ जाते हैं जो चीज़ें सीधी कर देते हैं। हम इस शहर में बैठे हुए हैं, यहाँ हमने हॉस्पिटल्स के अंदर देखा है, बाज़ जगह MS बड़ा चाबकदस्त लगता है, उसके नतीजे में पूरे अस्पताल का निज़ाम दुरुस्त हो जाता है। तो ये इनफरादी मामलात हैं। जहाँ तक ये कारपोरेशनों को चलाने का मामला है, उसमें हम फेल हो गए हैं। क्यों फेल हुए हैं? मैं जवेद साहब की बात से इख्तलाफ करूँगा। अगर हम PA को ले लें तो आप ज़रा उसके सरबराहान की लिस्ट निकाल लें। बड़े बड़े तुर्रम खान एयर मार्शल और इस तरह के लोग आए, क्या हाल किया उन्होंने इदारे का। हाँ, सियासी भर्तियाँ हुई हैं, मैं ये नहीं कह रहा भर्तियाँ नहीं हुई, बहुत ज़्यादा सियासी भर्तियाँ हुई, बेड़ा गर्क हुआ। काम करने वाले सरकारी मुलाजमन की पेंशन भी खतरे में है इस वक्त। हम IMF के साथ वहाँ तक चले गए हैं कि इस वक्त आपको पता है कि जो सरकारी मुलाजमीन है वो ज़ियत की ज़िंदगी गुजार रहा है, जो पूरी ड्यूटी करके आ रहा है ना दफातर में, उनकी पेंशन भी खतरे में है। और ये कारपोरेशनें जो है हमें चूस रही हैं। हल इसका 2008 में, उससे पहले नहीं बल्कि 90 से हम सुनते आ रहे हैं, शायद उससे भी पहले जिक्र, पहले तो कौम आया गया था ना भुट्टो के ज़माने में। वो यही है कि निजकारी करें, इनसे जान छोड़ें और इनको प्रोफेशनल्स के सुपुर्द कर दें। आप नहीं चला सकते, इस बात को तस्लीम कर लें, कोई ज़्यादा किसी तरद्दुद की ज़रूरत नहीं है। लाहौर एयरपोर्ट पर एक वक्त में 2 फ्लाइटें उतर जाए, उसके बाद आप देखिए वहाँ गदर क्या मचता है। ये तो इस तरह तो नहीं काम चल सकता ना जी। तो ये आपको प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा। आपको फिर वो खुद जो आगे आएंगे उनकी जिम्मेदारी होगी, वो सारे निज़ाम को बेहतर कर देंगे। हमारे पास सेट एग्जाम्पल है PTCL की। कहाँ एक फ़ोन लगवाने के लिए MNA, वज़ीर, स्पीकर, DC, सेक्रेटरी की सिफारिश चाहिए होती थी। कहाँ हमने निजकारी की और उसके नतीजे में आप देखें कि आम हो गया सारा मामला। तो ये तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, पीजे सर आप क्या कहते हैं? देखें, ये बिल्कुल जावेद ने सही बात की है, चौधरी साहब बात कर रहे हैं। ये जो इदारे हैं ये हमने इतने ख़राब कर दिए हैं। अब PI की बात कर रहे हैं दोनों। मैं एक आदमी को ब्लेम करता हूँ पब्लिकली, मैंने पहले भी कहा है, मैंने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को भी कहा, सरवर खान, ग़ुलाम सरवर खान ने जो स्टेटमेंट दिया उसने नमाज जनाजा पढ़ा दिया PI। बिल्कुल ठीक बात किया कि हमारे पायलट्स, ये सब झूठ है, सब झूठ था। इनको एक रिपोर्ट दी थी एयर कमांडर जफ़र ने और एयर मार्शल अरशद थे। आई डोंट नो ये रिपोर्ट कैसे गई असेंबली के अंदर, और उसके बेसिस पर जज्बाती तकरीर करके आपने PIA का नाम, जो कि बहुत बड़ा नाम, आपने रेस कर दिया डाउन टू द ग्राउंड। उसके बाद किसी ने उसको पूछा भी नहीं, किसी ने पूछा भी नहीं, और यही वजह है। और उसके बाद पढ़ के जी रूजवेल्ट को भेज दो, उसके बाद जी स्क्रीप को पेरिस में भेज दो। और तुम्हारे एसेट्स से लोग एसेट्स बनाते हैं, तुम बेचने की सोच रहे हो। दैट मीन्स यू आर अ फेलियर। यही आप ले लें एयर ब्लू,
शायद खाकान अब्बासी की प्रॉफिटेबल एयरलाइन चल रही है। उसके बाद कितनी आ गई, एयर सियाल आ गई, अरेबिया आ गई, पता तो नहीं कितनी airlines आ गई। दैट मीन्स कि एक जगह है और हमने उसको कैपिटलाइज नहीं किया। बिल्कुल सही बात है, हमारा मैनेजरियल प्रॉब्लम है और ये जो मैनेजर्स हैं, गलत मैनेजर्स आप लगाते हैं, आपका इदारा बड़ा गर्क होकर रह जाता है। हर जगह आप ले लो। अब यही वजह है कि ये फॉर एग्जांपल जनरल क्यूम को ले लो, ये चेयरमैन पीओएफ वहाँ थे, उसके बाद चेयरमैन बने वहाँ स्टील मिल। उस वक्त परफॉर्मेंस देख लो और आप देख लो परफॉर्मेंस, उसने टर्न अराउंड कर दी। बिल्कुल ठीक बात, उसने टर्न अराउंड कर दी जनरल क्यूम ने। लेकिन उसके बाद आप जो बंदे लेके आए उन्होंने बैठा दिया पूरा, उसका बिल्कुल डाउन कर दिया। हमारे पास पोटेंशियल है, सिर्फ हम ये करते हैं रॉन्ग पीपल फॉर द राइट जॉब। इसको आप ठीक कर दो। और ये जो आपने भी शमशाद की बात की, अख्तर की फाइनेंस मिनिस्टर, रफड़ पड़ गया। इनको कहा है कि सीनियर सेनेटर कमेटी ने कि तुम जाके भाई आज़ाद कश्मीर जम्मू के वो जो इतना 75 बिलियन का वो पैसे की इधर उधर हुआ, तुम क्यों नहीं बैठ, वो मीटिंग्स में नहीं गई अभी तक। अब मुझे बताओ, ये सेनेटोरियल कमेटी ने एक ऑब्जेक्शन दी है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर को जाने, लेकिन अगेन ये केयर टेकर्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने दी है, बट विल दे बी एबल टू हैंडल इट? सर यही बात कुछ कर रहे हैं फवाद हसन फवाद साहब, वो कह रहे हैं कि निजकारी करना केयर टेकर सेटअप का काम नहीं है, जो सिलसिला चल रहा है हम उसी को एक्सटेंड कर सकते हैं, मगर हम ये काम खुद नहीं कर सकते। तो फिर बिलावल क्यों कह रहे हैं इस्तीफा दें, जाएंगे जी, घर जाएं फिर। सर अब ये है कि 500 अरब के नुकसान का मामला है और हुकूमत इसका बर्डन जो है वो बर्दाश्त कर रही है। शमशाद साहिबा ये कह रही हैं कि वजारत ख़जाना इसमें हमारी मदद करेगी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, आपसे इजाज़त लाने के बाद।